हाँ, अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अधिक श्रावण कृष्ण सप्तमी दिनांक 7 ऑगस्ट 2023। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा। शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ये बार बार नेट कनेक्टिविटी चल जाती है, फिर से शुरू हो जाता है। 3-4 बार हुआ आज। तो इंटरनेट अच्छा नहीं है। तो प्राणाविरोधेन चैनम लंघनेन उपपादयेत् बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः। तो प्राण अविरोधी इस प्रकार के लंघन से उसको संपन्न करे, क्योंकि बलाधिष्ठानम आरोग्यम, आरोग्य जो है वो बल उसका अधिष्ठान है, और आरोग्य के लिए ऐसे भी क्रियाक्रम है। तो ऐसा न हो जाए कि बल हानि इतनी हो जाए कि उसी के कारण मौत हो जाए। इस प्रकार से लंघनम स्वेदनं कालो यवाग्मत् तिक्तको रसा पाषाण। हाँ, केवळ बलहानी झाली म्हणून मृत्यू झाला ज्वरामध्ये, होऊ शकतो, किसी भी रोग में हो सकता। तो उदाहरण समोर नहीं है, पण होता है, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है इस प्रकार से। तो तरुणे ज्वरे इमानी अविपक्वानां दोषाणां पाचनानि लंघन स्वेदन काल लागू तिक्त करस, ये सब बताए गए। आगे षडह षडह इस प्रकार का वर्णन आता है। 6-6 दिन में इसमें परिवर्तन करना है, और यथावस्थं क्रमेण वा, ये भी वाग्भट में बात बताई है कि अवस्था के अनुसार या इसी क्रम से आगे बढ़ना है। तो इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बात हो सकती है। और जो जिस अवस्था में उपयुक्त हो उसका प्रयोग वहां पे करना चाहिए, ये इसमें रहेगा। तृष्यते सलिलम चोष्णम दद्यात् वातकफज्वरे मध्योत्थे पट्टिके चाथ शीतलम तिक्तके श्रुतम। तो अगर प्यास लगती है तो वातकफ ज्वर में गर्म पानी देना है। ये पानी उबला हुआ होना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं उस प्रकार का गर्म पानी ये होना जरूरी, इस प्रकार का रहेगा। मध्योत्थ और पैतिक ज्वर में शीतल और तिक्त रस से श्रुत, इस प्रकार का पानी देना है। दीपनम पाचनम चैव ज्वरग्नम उभयम हित, ये दोनों दीपन पाचन और उभय ज्वरग्न इस प्रकार की है।
स्रोतसाम शोधनम बल्यम रुचिस्वेदकरम शिवम। स्रोतस का शोधन करने वाला, रुचिस्वेद करने वाला, इस प्रकार का है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि गर्म पानी पीना है। मैंने एक बात बताई थी, रसिक पावस्कर के किसी औरत को ज्वर आया था, पेशेंट को, और दवाई दी, वो ठीक भी हो गई, लेकिन उसने कहा कि मैं आपका एक परहेज नहीं कर सकी। तो उसने बोला कि क्या परहेज नहीं कर सके? तो आपने गर्म पानी पीने के लिए कहा था, लेकिन मैं गर्म पानी नहीं पी सकी। तो रसिक ने पूछा क्या क्या वजह हुई, क्या कारण हुआ? तो उसने कहा मेरे पति को गैस चूल्हा जलाना ही नहीं आता है। ये सबसे अजीब मैंने उदाहरण देखा था, उसने भी इस प्रकार का अजीब उदाहरण देखा था कि गैस चूल्हा जलाना शुरू करना ये भी नहीं आता, तो बाकी की बात छोड़ो, बाकी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ये ध्यान में रखने की चीज है। मुस्तपर्पटको क्षीर चंदनोदीच्य नागरे श्रुत शीतम जलम दद्यात् पिपासा ज्वर शांतये। तो तिक्तक श्रुत इस प्रकार का वो सभी में है। ये षडंग पानी, षडंग पानी या षडंगोदक इस प्रकार से प्रख्यात है, बाजार में भी मिलता है। उसमें उशीर और उदीच ये दोनों वाला के दो प्रकार इस प्रकार के हैं, दूसरा नहीं मिलता, जनरली 5 ही मिलते हैं इसमें। और अगर पित्त का संबंध ज्यादा है तो नागर नहीं देना है, निशुंठी षडंगोदक देना है, ये भी बात बताते हैं। तो पानी उबाल के ठंडा करके छान कर वो पानी जब प्यास लगे तब पीना है। चाहे ठंडा पिए या थर्मास में रखकर गर्म पानी पिए, ये उसके आधार पर रहेगा, लेकिन ये अच्छा सुझाव इस प्रकार का है। कफ प्रधानान प्रसव प्रधानान उत्क्लिष्टान दोषान आमाशय स्थितान बुद्ध्वाज्वरकरान काले वम्यानाम वमनैररे। तो अगर दोष आमाशय में स्थित है, कफ प्रधान है, उत्कृष्ट इस प्रकार के है, और वो ज्वर कर रहे हैं, तो वम्य अगर रुग्ण है तो योग्य काल में उसको वमन देके वो निकाल दे। तो ये ज्वर में तात्कालिक वमन की अवस्था इस प्रकार की है। जो दूसरे अध्याय में तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपाद पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारयन, ये बात कही थी। तो उपस्थित दोषत्व ये हेतु है, वो जनरली स्नेह स्वेदन करके होता है, लेकिन अपने आप ही अगर दोष उपस्थित होते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको सपोर्ट देना है, उनको बाहर जाने देना है, वमन दे देना है। मेरा एक अनुभव रहा था, सदाशिवपेट क्लिनिक में 6:30 बजे 102 बुखार लेकर एक औरत आई थी, और शाम के 6:30 बजे और ये इसी प्रकार की वमन की अवस्था थी, उल्लास उसको हो रहा था, प्रसेक था इस प्रकार का, और खाना खाया और ज्वर आ गया, इस प्रकार की सद्योभुक्त से संजाते ज्वरे सामने विशेषतः, इस प्रकार से वाग्भट ने इसका इलेबोरेशन किया है। तो मैंने तुरंत ये श्रीमदुक्वाथ बना के उसको मोमन दिलवाया शाम 6:30 बजे इस प्रकार से। और जैसे ही ये कफ और अजीर्ण ये सब जब निकल गया, तो उसका बुखार शांत हो गया। और वो ठीक हो गई। इस अवस्था को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसमें अगर भूल होती है तो फिर ये जो आगे बताते हैं, अनुपस्थित दोषाणम वमनम तरुणे ज्वरे रुद्रोगम श्वास आनाहम मोहंच जने दूषण। रुद्रोग श्वास आनाह मोह, ये इस प्रकार के निर्माण करते हैं। तो ये मोह एक बड़ी अजीब चीज है कि कार्यकारी अनभिज्ञत्व, समझ में ही नहीं आना कहाँ हूँ क्या है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से वमन या विरेचन का अयोग होने से काफी बार ये होता है। और इसलिए ये अवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। अगर अवस्था प्रॉपर है तभी वमन दे सकते हैं। दूसरा मेरा अनुभव रहा है, वो मेरे साले के बारे में ही हुआ था कि मैं ऐसे 5:30-6 बजे घर पहुंचा, तो वो बहुत बेचैन था। और
स्पष्ट दिख रहा था कि विदग्धाजीर्ण इस प्रकार का है। तो मैंने तुरंत वमन उस समय में दे दिया। इसने भी ऐसा उल्टा-सुल्टा कुछ खाना खाया था वगैरह इस प्रकार से। तो अजीर्णम उद्धार्याणाम ये एक अग्र संग्रह है। अजीर्ण ये उद्धार्य चीजों में श्रेष्ठ है। जैसे ही वमन होता गया तो वो सुधरता गया और ठीक हो गया। उसके पूर्व एक 2 बरस पहले इसी प्रकार का सिलसिला होता जब वो अहमदनगर में था। और फिर उसका एक दोस्त बीएमएस डॉक्टर जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है, बचपन का दोस्त इस प्रकार से, उसने उसको देखा और देखा एक पल्सलेस हो रहा है, तो उसने उसको तुरंत अस्पताल में दाखिल किया। अस्पताल में उन्होंने कहा कि एरिथमिया है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो सलाइन वगैरह शुरू हुआ, उसको वैसे भी तंबाकू श्वास की शिकायत थी और 1-2 दिन में सेटल हो गया। फिर हमें फोन आया, हम देखने के लिए गए। उस समय उसकी वर्धमान पिपली चल रही थी, 18 तक पहुंच गया था उस दिन। तो जो बीएमएस डॉक्टर था वो सोच रहा था कि ये पर पिपली के कारण कुछ गड़बड़ इस प्रकार की हो गई होगी। तो मैंने कहा पिपली का कोई रोल नहीं है, यह तो अजीर्ण है। और फिर लंदन हो गया क्योंकि सलाइन पे रखा था इस प्रकार से, तो ठीक हो गया। फिर बाद में उसको आगे वमन देना है या नहीं देना है ये आपत्ति हुई, क्योंकि उसको तो बहुत सारा से बरस में 2 बार वमन चल रहा था इस प्रकार का। हमने 2D इकोकार्डियोग्राफी करवाई, ईसीजी करवाया, वो सब नॉर्मल थे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, हम वमन कंटिन्यू करेंगे, ये इसका वमन से कुछ संबंध नहीं है, पिपली से भी कुछ संबंध नहीं है, ये तो केवल अजीर्ण के वजह से ही हुआ था। फिर वमन किया, अगले बरस में वमन किया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अवस्था को समझना बहुत जरूर इस प्रकार का रहता है। अपने आप उत्क्लेशित दोष और स्नेहन स्वेदन से उत्क्लेशित दोष ये लक्षण सेम है, कम ही होंगे क्या? लक्षण सेम ही होते हैं। सर्वोल्लास प्रसेक ये प्रधान लक्षण है। और सर्दी होने के बाद अच्छा लगता है। अम्ल पित्त में या माइग्रेन में ये काफी देखा जाता है कि मरीज एक्यूट कंडीशन में भी आते हैं कि बहुत सर दर्द हो रहा है, बेचैनी है इस प्रकार के, और जी मचल रहा है और खट्टे उद्गार वगैरह इस प्रकार से आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको अगर अपने आप वमन हो जाता है तो भी ठीक लगता है। अगर अपने आप वमन नहीं होता है और हम वमन देते हैं तो भी ठीक होता है। तो इसमें एक इमरजेंसी में वमन दे सकते हैं अगर वो कंडीशन उस प्रकार की है तो। अगर नहीं है तो फिर स्नेहन स्वेदन करके वमन प्लान कर सकते हैं। और ये माइग्रेन के पेशेंट थोड़े आसान होते हैं क्योंकि ये हम हमारा निधन अम्ल पित्त ही होता है और अम्ल पित्त की चिकित्सा करनी है। उसके जो परहेज पण त्याचा जो प्रश्न होता ना आता की लक्षणं सेम असतात का, तर ती लक्षणांच्या बाबतीत असं होतं की ती इतकी फास्ट असतात की ती बॉडी काही फ्यूज देत नाही. म्हणजे त्यांना किरकोळ निमित्त पुरतं, काहीतरी घशात गेलं ते पुरतं, एसटी थोडीशी जास्त खाल्ली ते पुरतं, कुठले तरी वास आले ते पुरतं. इतकी फास्ट आहे ती लक्षणं. नहीं, दोषों का प्रकोप नाही. तीव्र होता है और तत्काल वमन हो जाता है। थोड़ा भी उसको तो थोड़ी भी उसको सहायता मिले तो ये तुरंत वमन इस प्रकार का हो जाता है। तो लवण जल ये भी एक आसान तरीका है, यष्टि में तो हो न हो अलग बात है, लेकिन लवण तो होता है और पानी होता है। तो गर्म पानी में नमक डिजोल्व करके संपृक्त द्रव बनाएंगे और फिर वो दे देंगे तो भी वमन अच्छे तरीके से हो जाता है, आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ बल को देखकर कितना आगे करते रहना है, नहीं करना है, कब रुकना है, ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार की माइग्रेन की अवस्था में, इस प्रकार की ये अजीर्ण की अवस्था में या ज्वर इस प्रकार से आ गया हो तो उस अवस्था में अगर प्रॉपर अवस्था है तो निश्चित रूप से फायदा होता है। अगर अवस्था गलत है तो ये रुद्रोग, श्वास आना, मोह इस प्रकार के निर्माण होते हैं।
सर्वदेहानुगा सामा धातुस्था असुनिर्हराः दोषा फलानाम आमानाम स्परसा एव सात्ययाः। उसके विपरीत अगर सामावस्था है, साम दोष है, सर्वदेहानुग है और प्राण निर्हरण करने वाले इस प्रकार के है, तो आम कच्चे फल से रस निकालने के बारे में जैसे इस प्रकार के आत्य हो सकता है, रस भी निकलता नहीं और फल फल की भी हानि हो जाती है, उसी प्रकार से दोष बाहर निकलते भी नहीं है और फिर जीवित हानि होने का संभव हो सकता है, मृत्यु भी आ सकती है। तो असुनिरह रहा ये इसमें खास करके बात कही गई है। पूर्वगत कफ रहने पर आईवी ट्रीटमेंट से चेस्ट कंजेशन, लंग एडिमा बढ़ता है क्या? कोविड में ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। होता है। जब तक शरीर में द्रव की या अन्न की आपूर्ति नहीं होती है तब तक उससे कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सलाइन चालू ही रहता है तो फिर लंग कंजेशन बढ़ जाता है। ये काफी मरीजों में देखा जाता है और आजकल एडमिट करते हैं अस्पताल में तो सलाइन तो होता ही है, यानी कि उसको जरूरत है सलाइन की नहीं वगैरह ऐसा कुछ देखा नहीं जाता। वो मुंह से खा रहा है तो भी सलाइन चालू ही रहते हैं इस प्रकार से। तो ये सही नहीं है। मैंने एक अजीब उदाहरण सुना था। एक युवा जिसकी शादी तय हुई थी, 1 हफ्ते के बाद शादी थी और बुखार आ गया, तो ज्यादा ही कॉशियस होकर उसका अस्पताल में दाखिल किया। डॉक्टर ने भी रखा, सलाइन दे दिया, इस प्रकार से बुखार उतर गया, तो डिस्चार्ज देना था शाम को। तब डॉक्टर ने कहा कि और पेशेंट ने भी माना कि हम और एक बॉटल चलाएंगे ये सलाइन की, इस प्रकार से तो शुरू हुई और उसको थोड़ा फास्ट किया गया कि घर पे जाना है इस प्रकार से, तो उससे राइगर आने लगे, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का इंजेक्शन दे दिया। अब इस इंजेक्शन की एलर्जी हुई और उसका देहांत हो गया। करने के लिए क्या गए थे और क्या हुआ, इस प्रकार के एक युवा जिसकी शादी होने वाली थी, जिसको कोई भी बीमारी नहीं थी, केवल इस एलर्जिक रिएक्शन के कारण उसकी मौत हो गई। और उसके पीछे घर वालों का भी जल्दी ठीक होना चाहिए, जल्दी ठीक होना है, वो तो घर पे रह के भी गोलियां खाते के ठीक हो जाता था इस प्रकार से। लेकिन एडमिट किया, फिर सलाइन दे दिया, सलाइन फास्ट किया और सलाइन फास्ट होने के ज्यादा राइगर्स है और फिर उसके लिए एंटी हिस्टामिनिक दी। इससे भी अजीब बात है। लेकिन ये सत्य घटना इस प्रकार की है। तो हमें इससे बच के रहना है, ये बात सही है। सलाईन दिल्याशिवाय पेशंट ऍडमिट केल्याचं फील येत नाही, अशी मानसिकता झाली आहे। सही है। जब हम आयुर्वेद में मरीज को एडमिट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अभ्यंग करते हैं, बस्ती देते हैं, शिरोधारा करते हैं वगैरह वगैरह, तो लोगों को ऐसा फील नहीं आता कि अरे कुछ ना कुछ 24 घंटे चालू है सलाइन जैसी चीज। ऐसी तो चीज नहीं है, तो फिर खामखा क्यों एडमिट करना है, हम आके जाके करेंगे इस प्रकार से। और उसके लिए उतने पैसे भी देने की मानसिकता नहीं रहेगी। कि केवल एडमिशन के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट किया है और उसके लिए इतने पैसे देने हैं, ये भी मानसिकता नहीं रहेगी। तो उसको, उस मानसिकता को कैसे तोड़ेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और सलाइन अच्छा ही होता है, ये बात तो गलत है। तीसरी एक केस मैंने रूबी हॉल में देखी थी, प्राइमरी फोकस अननोन था लेकिन लंग और लिवर में कैंसर था, पूरा लंग भर गया था कैंसर से। राइट साइड का जो है वो पेशेंट सेमी कोमा या कोमा की अवस्था में था और सलाइन चालू था, ऑक्सीजन चालू था और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये अभी कुछ घंटों का ही मेहमान है, इसमें चंद ही घंटों में उसकी मौत होगी। उसके रिश्तेदार हमारे यहाँ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में आए और आप कैंसर का इलाज करो ये कहने लगे। मैंने कहा ये अवस्था कुछ इलाज करने की है ही नहीं, उसको जाने दो आसानी से। तो उनका कहना था नहीं, अगर रुचि होती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
हम चिकित्सा कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा प्रयास कुछ चल नहीं रहा है, ये हमें पसंद नहीं है। तो फिर मैंने जाकर मरीज को देखा। देखने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ घंटों का ही है। तो मैंने कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अवश्य ये फ़ायदा भी नहीं है उसका। फिर भी उन्होंने ज़िक्र किया, नहीं, आप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करिए इस प्रकार से। तो मैंने वहाँ से पेशेंट शिफ्ट किया साठे अस्पताल में। और हमारी हीरक वगैरह दवाइयाँ कुछ दे दी। कामला उसकी तीव्र थी, 32 बिलिरुबिन था। ऑक्सीजन सलाइन चालू रखा, ये तो एलोपैथिक अस्पताल था, साठे अस्पताल ये जो है वो। वहाँ के जो फिजिशियन है उन्होंने देखा है, क्यों एडमिट किया, ये कुछ घंटे भी टिकने वाला इस प्रकार का नहीं है। मैंने कहा हमें सब मालूम है, फिर भी रिश्तेदारों का कहना है तो इसलिए एडमिट किया है इस प्रकार से। और फिर मैंने लाजामंड शुरू किया, सकिंग रिफ्लेक्स तो था इस प्रकार से। तो जैसे लाजामंड जाने लगा, 1.5 लीटर तक लाजामंड गया, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ये सलाइन की ज़रूरत नहीं रही, तो सलाइन बंद कर दिया। फिर लंग कंजेशन कम हो गया तो ऑक्सीजन भी सिलेंडर छोड़ दिया इस प्रकार से। फिर भी दूसरे दिन मरीज जिंदा था। तो मैंने कहा थोड़ा-सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैंने त्रिफला अरगवत का काढ़ा बना के उसको पिलाया। राइस ट्यूब से फीडिंग चल रहा था सब इस प्रकार से। तो वो होने के बाद वो थोड़ा सेमी कॉन्शियस हो गया और कुछ रिश्तेदारों को थोड़ा-सा पहचाना, कुछ रिलेवेंट बोलने लगा इस प्रकार से। उसका बिलिरुबिन ड्रॉप डाउन हो गया, 32 से 20 तक आ गया। तो मुझे लगने लगा कि अरे ये शायद सुधरेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो असद रूपाणि पश्यति, ये एक दृष्ट लक्षण है, हाथ से कुछ टटोलता था हवा में, उसको कुछ दिख रहा था इस प्रकार से, तो ये लक्षण दृष्ट लक्षण है। तो मैंने कहा कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि ये बच पाएगा, नहीं पाएगा, हम कोशिश करते रहेंगे। 6 दिन इस प्रकार का सिलसिला चलता रहा, छठे दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन हमें काफ़ी अच्छा सीखने के लिए मिला। एक तो आईसीयू का पेशेंट हमने स्पेशल रूम में रखा, फिर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन और सलाइन इसके ऊपर रखा था। वो भी पहले दिन ही छूट गए। दोनों सलाइन पहले बंद हो गया, फिर ऑक्सीजन भी बंद हो गया इस प्रकार से। इलाजामंड वगैरह इस प्रकार का शुरू किया। और बिलीरुबिन भी ड्रॉप हो गया। तो ये हमारे लिए और 6 दिन पेशेंट बचा, जो कुछ घंटों के लिए ही जीने वाला था, वो 6 दिन बच गया इस प्रकार से। तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हमें उसमें मिले इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, यावत् कंठगतः प्राणः तावत् कार्या प्रतिक्रिया। जब तक कंठगत प्राण है तब तक प्रतिक्रिया करती रहनी चाहिए। कदाचित दैव योगेन दृष्टरिष्टोपि जीवति। दैव योग से दृष्ट लक्षण दिख रहे हैं तो भी आदमी जी लेता है। हमारा ऐसा ही अनुभव एक वोखार्ड हॉस्पिटल मुलुंड में है। कैंसर की बहुत एडवांस केस थी, मैंने ये शेयर की है पहले। ये ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर, लिवर और ब्रेन में मेटास्टेसिस और तड़प रही थी वेदनाओं से। तो उसके देवर और पति आए थे मुझे मिलने के लिए पुणे में, पेशेंट डोंबिवली में थी। और वहाँ के एक ऑन्को सर्जन ने वोकार्ड हॉस्पिटल में उसको देखा था। फिर वोकार्ड ने कहा कि अब बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, 2 दिन का ही फासला है, आप घर पे लेके जाओ इस प्रकार से। तो उसने सलाह दी ये ऑन्को सर्जन ने कि आप एक बार गार्डगिल से मिलो इस प्रकार से। तो मुझे मिलने के लिए पुणे में आ गए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक अवस्था है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा इस प्रकार से। तो बोले नहीं, आप दवा तो दे दो और कैसे भी करके विजिट करने के लिए आ जाओ इस प्रकार से। तो मैंने 7 दिन की दवा दी और मैं विजिट करने के लिए 2 दिन के बाद चला गया वहाँ पे। तो वो वेदनाओं से तड़प रही थी। उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने जो भी पूछा उसके बारे में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और यकृत वृद्धि थी, वहीं पे शूल ज़्यादा था इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा इस मरीज में।
लेकिन फिर भी 7 दिन की दवा दी है तो चालू रखो, और बाकी कुछ खाना नहीं देना, अगर वो मांगते हैं तो सिर्फ दूध ही देना है। 4 दिन के बाद उनका फोन आया कि उन्होंने दूध लेना शुरू किया है और वो अभी आधा लीटर दूध पी चुकी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और वो पूरी तरीके से उस अवस्था से बाहर आ गई। सभी रिश्तेदार घर में जमा हुए थे क्योंकि वो मरने वाली थी। सब अपने अपने घर चले गए, जब सुधरने लगी तो सब अपने अपने घर चले गए। तो ऐसी भी बात हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इस अवस्था में मरीज की मृत्यु ही हो जाती है, ऐसा नहीं है। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ टाइफॉइड एंड शिरह शूल from 1 year. The gas bloats. She passes stools 2-3 times and still feels as though still evacuation is needed. One day, castor oil in milk morning gave her a lot of relief, and after giving her simple liver tonic and abipictica for 7 days, she started taking castor oil daily without asking, and now the headache again started. I told her to come on normal diet with review again. She is lean and thin and seems Vata Prakriti patient, was kept on light snigdha food semi-solid. मागे फिरोदिया सर म्हणाले, जसे गाईला बांधून ठेवतात गोठ्यात तसे सलाईन लावले जाते। ये इस मेडिक्लेम का दुरुपयोग है। In developed countries, conventional post-op or hospitalization deaths are the rate is very high. कल भी एक तो अमेरिकन अनुभव बताया था कि ऑपरेशन के बाद डेथ रेट बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का है। मैक्सिमम एडमिटेड आईसीयू बिकॉज ऑफ मोर बिलिंग या तो आईसीयू में रखने का मानसिक परिणाम क्या होता है ये कोई देखता नहीं। पेशेंट और उसके रिश्तेदार सभी घबरा जाते हैं। मेरे मामा को इस प्रकार से एडमिट किया था और उनको पुराने टीबी की तकलीफ थी और फिर कब बनता था कभी कभी तो ये ब्रेथलेसनेस आ जाता था। तो मुझे पता चला कि उनको एडमिट किया है तो मैं देखने के लिए गया। वैसी कंडीशन स्टेबल थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा एडमिट क्यों करके आईसीयू में क्यों रखा है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि जब तक आईसीयू में नहीं रखते हैं तब तक ये बहुत गंभीर मामला है, ऐसा लोग समझते नहीं है। तो मैंने कहा एक तो बात ऐसी है कि इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि पेशेंट सीरियस है इस प्रकार से, और पेशेंट वास्तव में सीरियस है ही नहीं। तो आईसीयू में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये काफी अजीब मामला है। मैंने एक दूसरा अनुभव हृदरोग के बारे में सुना था। रूबी हॉल में बाईपास सर्जरी हुई और संयोग से चेन्नई से डॉक्टर आया था। वो जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो रिश्तेदार ने उसको पूछा कि कैसी है कंडीशन, क्या है। तो वो बोले स्टेबल, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। एक ही तो स्टेंट डालना था इस प्रकार से। ये चौंक गया मरीज मरीज का रिश्तेदार जो होता। तो उन्होंने बताया था कि 3 जगह है, बाईपास सर्जरी है, 3 जगह स्टेंट डालने हैं इस प्रकार से। तो बोले नहीं, एक ही आर्टरी खराब थी करोनरी, और उसमें ये डालना था। और ठीक है, तो उसने कहा फिर हमें ऐसा क्यों बताया गया। तो उसने अजीब उत्तर दिया कि जब तक हम 3 आर्टरी में ब्लॉक है ऐसा नहीं बताते हैं तब तक पेशेंट को सीरियसनेस समझ में नहीं आता है। और इसलिए हमें पता होता है क्योंकि हम तो सीडी देखते हैं एंजियोग्राफी की। तो हमें पता चलता है कि एक ही आर्टरी में ब्लॉक है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। वो मैंने कहा वो तो पिक्चर दिखाते हैं, हमने पिक्चर में दिखाया था यहाँ 90% ब्लॉक है, यहाँ 78% है।
तो डॉक्टर ने कहा ये क्या, ये तो अब तो प्रिंट आउट मिल जाता है, आप खुद पेंसिल या पेन लेकर कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी ब्लॉक दिखा सकते हैं। हमारी नैतिकता कितनी ढल गई है, इसका ये अच्छा उदाहरण है, और ये सच्चा उदाहरण है। अब ये बात रूबी हॉल के बारे में मैंने सुनी, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ इस प्रकार से। अभी सभी अस्पताल के बारे में यही सिलसिला है। दूसरा एक ऐसा ही अस्पताल जिसमें सुबह 5 बजे मरीज को एडमिट किया गया, एक्यूट एमआई के लिए। और फिर पसीना आ रहा था, दर्द हो रहा था, बेचैनी थी वगैरह। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, डिस्चार्ज दे दिया। फिर 9 बजे फिर से एपिसोड हुआ। फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ आने की जरूरत नहीं है, ये दवाइयाँ चालू रखो, इस प्रकार से। 11 बजे पेशेंट फिर से ग्रास्पिंग में चला गया, आते आते वक्त ही उसकी डेथ हो गई। अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही डेथ हो गई। और फिर पता चला कि सुबह ही ईसीजी में चेंजेस थे, उसको एडमिट करने की जरूरत थी, लेकिन आईसीयू पूरा भरा हुआ था, आईसीयू में जगह ही नहीं थी। इसलिए इस प्रकार के बताया गया कि कुछ नहीं, आप घर पे रहो इस प्रकार। ये मानसिकता कहाँ से आई? उसको किसी दूसरे अस्पताल में भेज देते तो वही एक्चुअली उसमें सही निर्णय इस प्रकार का हो सकता था। हाँ, कार्डियक कंडीशन है लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, आप दूसरी जगह जाओ, इस प्रकार से। लेकिन उसको झूठ कहा गया, ये भी सच्चा उदाहरण इस प्रकार का है। स्टेन घेतल्यावर मन देऊ शकतो का? दे सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि पेशेंट की मानसिकता नहीं रहती इस प्रकार के वमन करवाने की वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। सर तो मुश्किल होता है, ऐसे लोग तैयार नहीं होते हैं जनरली इस प्रकार से, और थोड़ी रिस्क रहती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। सर मैं मेरा अनुभव शेयर करूँ क्या? होकर हाँ सर, लास्ट ईयर मेरे ससुर जी है ना, मेरे घर पे आए थे। उनका रूटीन चेकअप था। उनका कुछ आई थिंक फरवरी मार्च में उनका ऐसे एंजियोग्राफी, मतलब थोड़ा माइल्ड अटैक था, तो एंजियोग्राफी एंड देन फॉलोड बाय एंजियोप्लास्टी हुआ था। 3 स्टेंट डाले थे। तो बीच-बीच में उनको थोड़ा पेन वगैरह वो सब एंजाइना सब चालू था एवरी टाइम। ऐसे ही हम वसई में रहते, वो डहाणू से फिर ऐसे इमरजेंसी में 11-12 बजे आके कि नहीं, मतलब उनकी सहन शक्ति भी थोड़ी कम ही थी। तो आके ऐसे कि पेन हो रहा है, तो मतलब वसई में भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनको दिखाते थे। तो सितंबर में ऐसे बात हुई कि ऐसे बहुत पेन हुआ, तो मतलब वो ज़्यादा था थोड़ा, मतलब एमआई जैसा। तो उनको लेके आए कि अभी 1 महीने का चेकअप तो है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ विरार में जो हॉस्पिटल है सिद्धि रिद्धि विनायक, तो वो बता रहे कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन उन्होंने मतलब वो तो देखते भी नहीं है। एक ईसीजी निकाला, टूडी को किया, सब ठीक है, भेज दिए घर पे। तो शाम को नहीं, रात को, वो दिन भर बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छी बात वगैरह हुई। अ पूरा मतलब मेरे घर में अभी डहाणू से वसई आए, तो बाकी बहुत सारे लोग मिलके भी गए दिन भर में। और रात को 9 बजे खाना भी खाए। मैं शाम को फिर 9:30 बजे तक आ जाती हूँ घर पे। तो बैठे थे बहुत मतलब बहुत लिविंग रूम में बैठे थे, फिर अंदर चले गए। मैं पढ़ रही थी, फिर रात को 11 बज रहे थे। तो 11:20 को मुझे बोल रहे कि मुझे ना थोड़ा पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है। तो मैंने उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा था, तो उसमें थे निमेक पैरा वगैरह था। मैंने बोला, अन्ना आपको तो दी है दवाई, हो जाएगा, अभी मैं और क्या दे सकती हूँ ना अभी। तो ही वॉज रेस्टलेस, मतलब वो मुझे अंदर से बेडरूम से आवाज दे रहे थे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो दूसरी बार फिर से आके बोले, तो उन्होंने जब भी मॉर्निंग में गए थे, तो वो बोल रहे थे कि मुझे आजकल बहुत अनइजीनेस होता है। तो मैं ठीक हूँ, तो मुझे इतना दवाई क्यों चालू रखा है? तो सर हंस के बोले कि ठीक है, थोड़ा कम कर देता हूँ। तो भी उन्होंने रेगुलर गोली तो खा ली थी। तो रात को 11:20 के बाद उनको थोड़ा ज़्यादा मतलब अनईज़ी होने लगा, तो मैं सब छोड़ के मैं अंदर गई। मैंने बोला वैसे भी हमें 2 टाइम शुगर बीपी देखना है, तो आई वाज़ मतलब
मैंने चेक किया, आई चेक हिज बीपी, तो इट केम टू बी नॉर्मल, 110/80 वगैरह मिला था मुझे। लेकिन सामने ही सामने है ना, वो एकदम मतलब उनका वो पेन जैसे टिपिकल होता है कि नेक, बैक और पूरा चेस्ट, ऐसे पूरा वो मतलब ज्यादा कि मुझे सहन नहीं हो रहा है करके, तो आई गॉट टू नो कि नहीं, ये थोड़ा सा अभी एकदम टिपिकल एमआई है। तो अभी मेरे हस्बैंड तो रोने लगे कि अभी ये क्या हो रहा है करके। तो मैंने आजू बाजू में फटाफट मेरे बच्चों को भेजा कि कोई तो मतलब गाड़ी निकालो कि हम लोग उनको मतलब लेके जाते, कहीं तो लेके जाते हैं। एक तो ढानू और सॉरी वसई विरार बहुत दूर नहीं है, 20 मिनट का फासला है, या कहीं भी लेके जाते हैं। तो मीनवाइल मैंने देखा तो चेस्ट पूरा जाम था। ARDS कैसे हो जाता है कि मतलब आपो आप कि सुबह थोड़ी भी खांसी नहीं है और शाम को पूरा चेस्ट भर गया। तो नेबुलाइजर था मेरे पास, तो मैंने नेबुलाइजेशन चालू किया। उसके पहले मैंने उनको, मेरे घर में हेमगर्भ पोटली भी रहती है, तो मैंने उनको हेमगर्भ पोटली मतलब चटाई। और मतलब वो ठंडे 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 होने लगे तो मेरे पास शुंठी पाउडर था, तो मैंने शुंठी पाउडर मतलब चेस्ट पे मतलब घिसा, मैंने पाँव पे घिसा, हाथ पे घिसा। और मतलब बातों बातों में उनको इतना कफ चालू हुआ कि लिटरली वॉज वॉमिटिंग, मतलब कफ एंड कफ ओनली। तो मैं भी मतलब मुझे लगा कि अभी ये थोड़ा सा बहुत डाइसी हो रहा है। तो मतलब मीनवाइल हमने सबको इन्फॉर्म भी किया कि अन्ना के नहीं ठीक है तो आ सकते तो आ जाओ। और 11:20 से लेके 11:50 तक मतलब वो उनको वो नेबुलाइजेशन भी नहीं सहन हो रहा था कि नोको मला। तो हमने वो बाजू में कर दिया और बोले कि अभी थोड़ा मैं लेटता हूँ। और जैसे वो लेटे ना, तो अगले ही क्षण में उनकी जान चली गई। और मतलब नीचे से उन्होंने स्टूल पास किया, या मतलब आग खुली की खुली रह गई और पूरे शांत हो गए। तो इतना वो 20-25 मिनट, मतलब बोलने का तात्पर्य है कि पेशेंट बता रहा है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर मतलब सिंपली मतलब स्टेज भी नहीं ऑस्कल्टेट करते बड़े डॉक्टर जो है। और ECG में मतलब नॉर्मल ये थे, मतलब SCT चेंजेस थे। लेकिन तात्पर्य ये है कि आप जाते हो, पेशेंट मतलब लेके जाते हो, पेशेंट को देखते भी नहीं है। पेशेंट बता रहे हैं मुझे कफ हो रहा है, तो उसका भी कोई सिरप ऐड नहीं किया है। तो ये मतलब ये कौन सी बात हुई, मतलब ये मुझे बोलना था। हम्म। नहीं, अभी ये सभी जगह कॉमन है, क्योंकि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को कैसा लग रहा है, इसके बारे में पूछा ही नहीं जाता। हाँ मतलब ECG और 2D टेक्नोलॉजी को के के भरोसे जरिए, कि हाँ, अभी सभी उनको रिपोर्ट और नॉर्मल है तो कुछ नहीं है, इस प्रकार हाँ, से भी और बताते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे मेरे जेठ गए थे। तो हमारे घर में 3-4 महीने में मेरे मतलब जेठ के लड़के की शादी थी। तो मेरे हस्बैंड वॉज इंसिस्टिंग कि सर, आपको अगर थोड़ा भी रहता लगता है ना तो उनको एडमिट करवा लो। उनका फिर से चाहिए तो एंजियोग्राफी करते हैं, क्योंकि 3-4 बार ढानू में भी उनको एडमिट हमने किया है, या वसई में भी इमरजेंसी लाए हैं। तो आपको 1% भी डाउट है, मतलब मेरे मतलब उनको बाहर जाने के बाद मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ने बात की थी सर से। 1% भी आपको लगता है ना सर कि अगर उनको फिर से एंजियोग्राफी करना चाहिए तो वी आर विलिंग टू डू इट। हम्म, लेकिन सर बोले कि कुछ नहीं है, आप लेके जाओ, सब ठीक है। मतलब होता है ऐसे, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी 80 कंप्लीटेड, 81 रनिंग। तो ये बहुत चटका देने वाली बात थी। दिन में वो बहुत नॉर्मल नॉर्मल थे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो एंजाइना था, शायद डॉक्टर ने देखा होता। हम लोग भी पिकअप करते हैं सर, मतलब नॉर्मल नॉर्मल मतलब प्रैक्टिस में कि पेशेंट इज नॉट, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो सर शायद वो आस्कल्टेट करते थे तो कुछ तो उनको हिंट मिलता था। बरोबर है कि नहीं मतलब। नहीं, इसमें ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमें सभी ज्ञान होता है। ये जो एक वहम है, या ये जो विश्वास है, वो अभी टूट रहा है इस प्रकार के मरीजों के जरिए। विनोद डोंबे के बारे में जो अभी हुआ, वो अच्छी तरीके से सुधर रहा था, उसमें कुछ लक्षण नहीं थे, फिर भी अचानक सीरियस टर्न ले गया और मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अभी दूसरा भी उदाहरण मैंने देखा उसी प्रकार से। यहाँ तो ये बता रहे थे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी क्या कर सकते थे, ये एक अलग बात है। इस प्रकार से एलोपैथी का जो पूरा है वो सिम्टोमेटिक, या फिर इसके आधार पर है, इन्वेस्टिगेशंस में क्या निकल रहा है, इस प्रकार से ट्रोपोनिन टेस्ट की है या और कुछ किया है और उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से तो उनके हिसाब से सब मालबेल है। इस प्रकार मरीज कह रहा है कि नहीं मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो अगर उनके परीक्षण में कुछ भी नहीं देखा जाता तो वो
उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और अगर सिम्टम्स नहीं है और हम देखते हैं तो भी कैसी आपत्ति है। वेनोडोम्बे के बारे में मुझे बड़ा सदमा लगा कि लक्षण से हिसाब से तो वो सुधर रहा था। कोई 1% भी शंका इस प्रकार की नहीं थी कि इसकी इस प्रकार की मौत हो जाएगी। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। अगर मरीज कहते हैं कि मुझे ठीक नहीं लगा, हमारे एक छात्र की माँ थी, चेस्ट पेन था, सीवियर चेस्ट पेन था और एडमिट किया, केईए में 3 दिन एडमिट रहे। सभी इन्वेस्टिगेशंस हुई, कुछ फायदा नहीं हुआ, चेस्ट पेन बंद नहीं हुआ। फिर उसको डिस्चार्ज दे दिया कि कहा कि अब नहीं किए। हृदरोग का कुछ नहीं है मामला इस प्रकार से। फिर घर पे आने के बाद मुझे बुलाया गया था और फिर मैंने माता से हृदरोग करके ट्रीट किया तो पेन कम हो गया, दर्द शांत हो गया। बस्ती वगैरह दिए, रुत-पिचू रखा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन जहाँ पे लक्षण है वहां पे हमें उस तरीके से देखना जरूरी इस प्रकार का है। जहाँ लक्षण ही नहीं है वहां क्या करेंगे, ये अलग मुद्दा इस प्रकार का है। और पेशेंट को क्या फील हो रहा है इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे पास मरीज आते हैं कि डायरेक्टली रिपोर्ट सामने रखते हैं और क्या हुआ था, ये लिवर कैंसर हो गया। मैं पूछता हूँ तुम्हें क्या हुआ था? तुम डॉक्टर के पास क्यों चले गए? तुम्हारी भूख कम हो गई थी क्या, तुम्हें कामला हो गई थी क्या, या और कुछ हुआ था क्या इस प्रकार से। तो फिर बोलना शुरू करते हैं, हाँ मुझे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए दिखाया, तो उसने कहा सोनोग्राफी करो, सोनोग्राफी में पता चला कि ट्यूमर है। फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस बढ़ी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन तुम्हें क्या हो रहा था ये बताते ही नहीं है। उनको लगता है कि बस ये रिपोर्ट्स काफी है, बाकी और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है इस प्रकार। और एलोपैथी में तो अभी रुग्णों का परीक्षण ही नहीं करते, और एब्डोमिनल वगैरह इस प्रकार की जो एग्जामिनेशन है वो परीक्षण ही नहीं किया जाता। रिपोर्ट देखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, या और इन्वेस्टिगेशन बताते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अजीब मामला इस प्रकार का है। हम टेक्नोलॉजी के काफी अधीन इस प्रकार के हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी बात ऐसी ही होती कि किडनी फेलियर का पेशेंट है, क्रिएटिनिन 6.7 था, वो 7 हो गया इस प्रकार से। पेशेंट अस्वस्थ हो जाता है, नहीं क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया इस प्रकार से। मैं पूछता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं मुझे अच्छा लग रहा है। सूजन पूरी चली गई है, सांस फूलना बंद हो गया है, लेकिन ये नहीं सुधर रहा ना। तो इन्वेस्टिगेशंस में जब तक सुधार नहीं आएगा उनको नहीं लगता कि आयुर्वेद से उनको फायदा हुआ है इस प्रकार से। तो पूरे समाज को एलोपैथी ने इन्वेस्टिगेशन माइंडेड बना दिया है कि वही देखना है, वही देखना है इस प्रकार से। उसमें सुधार आए तो ही सुधार हो रहा है इस प्रकार से समझना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला है अभी के हिसाब से। Sir, I would also like to share my daughter's. मुश्किल होता है, खास करके हमारे रिश्तेदार है इस प्रकार से एडमिट है कहीं पे। तो हमारे ऊपर दुगनी इस प्रकार की जिम्मेदारी होती है। एक तो एलोपैथी की दृष्टि से क्या हो रहा है उसके बारे में परखना, वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है इस प्रकार से। हमारे दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना। अब Then regarding, सीधे से sir, ट्रीटमेंट आईसीयू hello, पेशेंट है तो एक अलग बात इस प्रकार की बन जाती है। hello. और वहां तो पूरा मैकेनिकल माहौल ही है कि ये इन्वेस्टिगेशंस में ये दिख रहा है, इतना इतना ब्लॉक है, चलो ये करना है। अब ये भी बात सही है नहीं है, ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहे हैं वो सही है नहीं है इस प्रकार से। मेरे पास एक बम्बई का किडनी फेलियर का पेशेंट था, उसका यूरिया करीबन 80 वगैरह ऐसा कुछ था। हमारी ट्रीटमेंट चली, पंचकर्म हुआ, उसको काफी अच्छा लगने लगा, वो बम्बई वापस गया। और फिर एक दिन रात 12 बजे उसका फोन आया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले नहीं हमने आज रिपोर्ट कराया है तो यूरिया 160 आया है। तो मैंने कहा ये तो होने की संभावना नहीं है, तुम्हारा वैसे भी यूरिया 80 ही था, ज्यादा नहीं था।
और हमने सब ट्रीटमेंट करवाई है तो उससे तो कम होना चाहिए। तो मैं तो वो बोला कि नहीं, मैं सोच रहा, फिर मैंने निर्णय किया कि आपको फोन कर ही लूं एक बार कहते। तो मैंने कहा ठीक है, अभी सो जाओ, कल सुबह एक बार किसी दूसरे लैब से टेस्ट करवाओ और फिर मुझे बता देना। दूसरे लैब से टेस्ट करवाया तो 56 आ गया। अब हम लैब टेस्ट पर निर्भर रहेंगे, और एक लैब कह रहे थे 80, एक 160, एक लैब कह रहे थे 56, कितना डिफरेंस है इसमें। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है, किसके ऊपर भरोसा रखे और किसके ऊपर नहीं रखे, ये समझ पाना। इसके बारे में एलोपैथी में रिसर्च हुआ है, एक ही सैंपल 2-3 लैब्स में देते हैं तो सभी का रिजल्ट अलग अलग आता है। तो उनका ही कहना है। तो ये बड़ी अजीब बात है। और फिर जैसे कर्सर जिस प्रकार से रखते हैं सोनोग्राफी में, उसके आधार पर मेजरमेंट बदल जाते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है कर्सर रखने का, उसके आधार पर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर भी फर्क हो सकता है परीक्षण में। ये अजीब है कि हम किस प्रकार से उसके बारे में सोचेंगे और किस पर भरोसा करेंगे, ये बड़ी ही मुश्किल समस्या है। एचवी सरदेसाई बहुत जाने माने प्रैक्टिशनर रहे पुणे के। उनकी पत्नी की लैब थी, और पहले दिन उनके पास आने के पहले दिन भी अगर इन्वेस्टिगेशंस बाहर बड़े लैब से करवाए हैं, तो भी वो बोलते थे नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, हमारे यहाँ फिर से सभी इन्वेस्टिगेशंस करो लैब में। अब इसमें पैसे कमाने का उद्देश्य था, या सचमुच ही वो ऐसा मानते थे कि मेरे पत्नी की लैब ही बहुत अच्छी है, वहीं पे अच्छे रिजल्ट, सच्चे रिजल्ट मिलेंगे, बाहर मालूम नहीं क्या करते हैं वगैरह इस प्रकार से। मुश्किल है समझना इस प्रकार से। तो ठीक है। मुझे लगता है कि इन सभी बातों को हमें पब्लिक में बोलना चाहिए उदाहरणों के साथ, और फिर जनमानस में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा कि हम केवल उनके ऊपर निर्भर है, ये कितना सही है कितना गलत है ये समझ में आएगा। मेडिकल नेमेसिस, इवान इलिच की जो किताब है, उसमें उन्होंने एक अनुभव बताया था। ये लंदन का अनुभव है, यूके का है, कि कोई एक गंभीर कोलेजन डिसीज, इस प्रकार का मरीज, सभी जोड़ों में दर्द और सभी शोथ इस प्रकार के, और उसके ट्रीटमेंट के लिए 26 एस्पिरिन और 12 ऑक्सीपेन बुटाजोन ये चल रहा था, क्योंकि पेन बहुत था इस प्रकार से। तो उन्होंने लोगों से बात की, उसका ये सर 116 था। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि ये गंभीर कोलेजन डिसीज है, 500 में से एक आध आदमी इसमें से बच सकता है, बाकी नहीं है। उसने एक भी आदमी को सुधरते हुए देखा नहीं था। तो इसने निश्चय कर लिया कि मैंने अपना आरोग्य इनके हाथ में सौंप दिया, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने खुद पढ़ना आरंभ किया, और पता चला कि विटामिन सी इसकी एक्चुअली दवा है। अब हम भी यही भूल चुके हैं कि विटामिन सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दवा है इस प्रकार से। और फिर एस्पिरिन से विटामिन सी का नाश होता है, ये भी सामने आया। तो उसने सोच लिया कि इनके हाथ में रखने का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे ये एस्पिरिन बंद करना है और विटामिन सी शुरू करना है। एस्पिरिन को बंद करेंगे तो वेदना का क्या करेंगे? तो उसने सोचा कि चिंता, शोक, भय वगैरह से वेदनाएं बढ़ती है, क्या ये केवल निगेटिव इम्पैक्ट होता है क्या? हर्ष, प्रीति, आनंद से वेदनाएं कम होती है क्या? तो उसने एक अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया। एक होटल में रुके, नर्स को रखा, और पुराने जमाने की कैसे प्रोजेक्टर, हाथ से चलाने वाले प्रोजेक्टर उस प्रकार के रहते थे, तो चार्ली चैपलिन की फिल्म देखना आरंभ किया। और उनका कहना था कि 10 मिनट अगर मैं एक फिल्म देखूं तो मैं 2 घंटे आसानी से सो सकता था बगैर पेन के इस प्रकार से।
ये सर कम हो जाता था और वो कम ही रहता था, फिर से बढ़ता नहीं था। तो उनको विश्वास हो गया कि ठीक है, मैं अपनी ट्रीटमेंट खुद करूँगा इस प्रकार से। और फिर उसने एक डॉक्टर से पूछा कि हम विटामिन सी शुरू करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, उसका हाईएस्ट डोज़ 3 ग्राम पर डे इस प्रकार का है। उसने कहा मेरे शरीर में विटामिन सी इतना कम हो गया है कि 3 ग्राम से तो कुछ नहीं होगा, मैं 10 ग्राम से शुरू करेंगे हम और धीरे-धीरे हर दिन बढ़ाएँगे। फिर डॉक्टर ने वार्निंग दे दी कि विटामिन सी का ज़्यादा असर होता है तो किडनी पर बुरा असर होता है, ज़्यादा डोज़ होता है तो किडनी पर बुरा असर होता है। तो उसने सोचा कि अभी मुझे जीना है या मरना, किडनी के बारे में सोचना है। तो उसने कहा ठीक है, हम भी फिर भी करेंगे और 10 ग्राम विटामिन सी का डोज़ बढ़ाते हुए 25 ग्राम तक पहुँचे और सभी जोड़ों का दर्द निकल गया, सभी ये जो इन्फ्लेमेशन वगैरह जो भी था, सूजन थी, वो सब चली गई। वो स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग करने लगा। तो बाद में उसको एक डॉक्टर मिला जिसने उसको ट्रीटमेंट दी थी, तो उसने शेक हैंड किया डॉक्टर से और उस शेक हैंड से डॉक्टर को पता चल गया कि इसमें कितनी ताकत आ गई है। फिर उसने पूछा कि लेकिन आपने किया क्या? आप इतने ठीक हो कैसे गए इस प्रकार से? मैंने सब स्टोरी बताई। अब कुछ डॉक्टरों का कहना है ये खुद को दिया हुआ प्लासिबो इफेक्ट है, ये तो मूर्खता है। उसने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर विटामिन सी लेने के बारे में सोचा था और उसको उस तरीके से फायदे मिल गए हैं। दैट मीन्स ये ड्रग्स नहीं है एलोपैथी के। जैसे B1 डिस्मेनोरिया में बहुत काम में आता है, तो ग्लैक्सो ने उसका उत्पादन बंद कर दिया और केवल एनाल्जेसिक देते रहना, इसी प्रकार की अभी प्रचलन में रहा। कोई भी मरीज इस प्रकार से विटामिन लेके ठीक हो जाए तो एलोपैथी के फायदे में नहीं है, फार्मेसी के फायदे में नहीं है। उनको चाहिए कि वो रोगी बनता रहे, रोगी ही बना रहे और फिर दवाइयाँ लेते रहे इस प्रकार से। जो दवाइयाँ उसको नुकसान करने वाले हैं, वो भी दवाइयाँ लेते रहे इस प्रकार से। तो ये वैद्यक आरोग्य सत्ता नहीं, क्या है? वैद्यक सत्ता। ये डॉक्टर आनंद नाडकर्णी की मराठी किताब है, ग्रंथालय प्रकाशन की है। इसमें ये पूरा दिया है उसने। वो मेडिकल नेमेसिस जो इवान इलिच की किताब है, उसका पूरा ट्रांसलेशन करके मराठी में उन्होंने उतारा है। जरूर वो किताब पढ़े। वैसे भी वो किताब काफी अच्छी है। वे तो साइकियाट्रिस्ट है आनंद नाडकर्णी। प्राइवेट प्रैक्टिस है और खास करके व्यसन मुक्ति में उनका बहुत ज्यादा काम है। लेकिन इसको प्लासिबो इफेक्ट करना, ये लोगों को ठगाने का ही इस प्रकार का मतलब है। तो अभी कैसे परिवर्तन आएगा मुझे मालूम नहीं। जिस तरीके से एलोपैथी सामने आ रही है, उनमें कुछ अच्छे डॉक्टर्स है, ये भी संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम है। बाकी सब इसी प्रकार के हैं। और फिर समाज का क्या होगा? ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। ठीक है, वमितं लंघितं काले यवागुभिरुपाचरेत् यथसोषध सिद्धाभिर्मंडपूर्वाभिरादितः। तो शुरू लाजा मंडल से शुरुआत करे और फिर यवागु करे, वमित और लंघित होने के बाद, और यथास्वौषध सिद्धाभिर के लिए जो दवा योग्य है, औषध योग्य है, उसके सिद्ध करके यवागु का प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार से। यावत ज्वर मृदु भवत षडहम व विचक्षण। तो ज्वर मृदु हो जाए या फिर 6 दिन के लिए करना है। तस्याग्निर्विद्यते ताभि समिद्भिरेव पावका। जैसे संविधा से अग्नि बढ़ता है, उस प्रकार से इनमें अग्नि बढ़ता है, इससे अग्नि बढ़ता है। तो ठीक है, आज
रुकते हैं। श्री चरक संहिता हिक्का श्वास चिकित्सा दिनांक 7/8/23 सकाळी 7:30 ते 8:30 वैद्य प्रियदर्शनी बापट कडूस। ओके। एक दिन ही है या हफ्ते में एक बार है? तो ठीक है, अभी रुकते हैं और आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। सर बुकचं नाव काय होतं? सर बुकचं नाव काय होतं? ओम शांति शांति शांति। This was Tuesday. Okay. Actually, Earth's voice is so sattvic and peaceful, so we get sleep. And मैम को अन्ना के केस में अचानक कहाँ से इतना कब आया, कल डिस्कस करेंगे। वैद्य का सत्ता। या मैं फिर से एक बार ये 20 अगस्त के बारे में बता देता हूँ। 20 अगस्त का रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। कल का बहुत अच्छा रहा माहौल जो हम आयुर्वेद और हार्मोन्स के बारे में हुआ था। तो हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। शिव वगैरह जो है शायद तुम मुझे पर्सनली फोन करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी शामिल हो जाए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है और अलग तरीके से है। कल आगे